जिस यादव जाति को, यदुवंशियों को जिस तरीके से वो अपनी जायदाद समझते हैं, उनके लिए आज तक किया क्या गया। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक सुखाड़ के रूप में पूरा बिहार प्रदेश हम लोग सौंप के जाएंगे। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। अभी हम आ चुके हैं पटना एयरपोर्ट पे, जहां चिराग पासवान आने वाले हैं। तो यहां पे उनसे कुछ सवाल करेंगे। अभी कुछ ही देर में उनकी उपस्थिति यहां पे होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिराग पासवान आ चुके हैं और इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चिराग जी जमुई की घटना पर क्या कहेंगे? जिस तरह से जमुई के साथ जो है जिस तरीके से जमुई की घटना घटी, ये उदाहरण है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध बालू खनन को लेकर एक गोरख धंधा बिहार सरकार के संरक्षण में पनपने का काम कर रहा है। ये घटना प्रमाण है कि बिहार के हर एक जिले में इस तरीके से अवैध बालू खनन हो रहा है और उस खनन के कारण से जो लोग संभवतः उसको रोकने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। जमुई में अभी कुछ दिनों पहले एक पुल भी गिरा था, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गए थे। उसके पीछे भी कारण ये बालू खनन ही था। अगर पिलर्स के आसपास के बालू को अगर नहीं इस तरीके से निकाला गया होता तो संभवतः उस ब्रिज को सपोर्ट मिलता और वो ब्रिज नहीं गिरता। पर कल जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई, ये अपने में दर्शाता है कि जो भी लोग इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े ये लोग बालू का अवैध खनन ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की चुप्पी, और भाई आज का तो मामला है नहीं, लंबे समय से चल रहा है। इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया में किस तरीके से धांधली की जाती है ये जग जाहिर है, और उसके बाद अवैध तरीके से किस तरीके से ये खनन होता है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में सरकार, बिहार सरकार की खामोशी, उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि सरकार का संरक्षण है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुख्यमंत्री जन जीवन हरियाली को लेके नारा तो लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से कंपटीशन तो करते हैं, पर जिस तरीके से आज बिहार के हालात उन्होंने बना दिए हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक सुखाड़ के रूप में पूरा बिहार प्रदेश हम लोग सौंप के जाएंगे, अगर बालू खनन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और इसको रोका नहीं जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये तमाम घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे शिक्षा मंत्री की तो भाई बातों का जवाब देने का ही मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ है, फालतू की बातें इनसे करवाने के लिए इनको रखा हुआ है। इनको शिक्षा विभाग, अपने विभाग के अलावा इन मंत्री का ध्यान हर चीज़ में जाता है। कभी सनातन को गाली देंगे तो कभी रामचरितमानस को गाली देंगे तो कभी बेकार की बातें करेंगे। क्या ये कोई छोटी घटना है? अगर माननीय मंत्री जी के परिवार में अगर इस तरीके से भगवान ना करे कोई घटना घट जाए या हत्या हो जाए तो क्या उसको भी बोलेंगे कि ये बातें तो होती रहती हैं? हिम्मत है इन मंत्री जी के तो जाएं उस परिवार में जिस दरोगा की हत्या हुई, जाकर मिले उस परिवार से। इस तरीके के बयान देना आदत बन गई है इस सरकार की। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये सरकार की आदत बन गई है, इनके मुख्यमंत्री हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो या उनके सरकार के कोई भी विभाग के मंत्री हो, आदत बन गई है इन लोगों की ऐसे बयान देने की। और इनका बयान ही देखिएगा इनके पतन का कारण बनेगा। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, तुरंत उसके आसपास विधानसभा के भी चुनाव होंगे, देखिएगा इनका पतन, इनके ये बयान ही बनेंगे। तकरीबन 21,000 मीडिया से किनारा बना रहे हैं, किनारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री।
भाई मुख्यमंत्री को शायद संभवतः उनके आसपास के लोगों ने समझा दिया कि अब वो जितना कम बोले उनके लिए उतना ही बेहतर है। हाथ जोड़ने की भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, पर मुझे लगता है ये एक अच्छी सीख उनके आसपास वालों के द्वारा दी गई है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक समय था उनकी बोलने की शैली के लोग मुरीद होते थे। भाई मेरा उनसे लाख विरोध सही, पर यकीनन शुरुआती दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जितना नपातुला बोलते थे और जो शैली थी मैं भी उससे प्रभावित था। जिन मर्यादित शब्दों का मेरे मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते थे, पर हाल फिलहाल के दिनों में भले वो जनता दरबार में स्वयं बैठकर बोलना हो कि भैया गृह मंत्री से बात कराएं, या विधानसभा में जिस तरीके से अश्लील शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को जिस तरीके से अब शब्दों से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जितना कम बोले उतना बेहतर है। बट हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, जिस दिन आप लोगों को वो बिना कुछ बोले हुए प्रणाम कर रहे थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, यही बॉडी लैंग्वेज कुछ दिनों पूर्व जब वो पूर्व मंत्री जी के घर पर उनकी पुण्यतिथि पर गए थे और उनके सुपुत्र जो इन्हीं के विभाग में, इन्हीं की कैबिनेट में अभी मंत्री हैं, पुष्पांजलि उस तस्वीर पे करने की बजाय, श्रद्धांजलि उस तस्वीर पे करने की बजाय जिस तरीके से अपने ही मंत्री के ऊपर ये पुष्प वर्षा कर आए, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अब जितनी सीमित कर दी जाए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके आसपास के लोगों को इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो है। मेरे मुख्यमंत्री के हालात को लेकर चिंता हम सब की है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी भाषा, ये नॉर्मल नहीं है और यकीनन इसका ध्यान उनके आसपास के लोगों को देना चाहिए। संभवतः इलाज की ज़रूरत है तो ज़रूर कराना चाहिए। कृष्ण और कंस की चर्चा बिहार की राजनीति में छिड़ गई है। तकरीबन 21,000 यादवों ने जो है भाजपा का दामन थामा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि कुछ लोग आरजेडी को यानी यादव समाज को जो है तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई जिस तरीके से एक जाति विशेष को अपनी जायदाद समझने की सोच लंबे समय से बिहार के एक राजनीतिक परिवार की रही है। सवाल ये उठता है कि वो परिवार एक लंबे समय से बिहार की सत्ता में भी रहा और आज की भी तारीख में गठबंधन में है वो परिवार। ऐसे में जिस यादव जाति को, यदुवंशियों को जिस तरीके से वो अपनी जायदाद समझते हैं, उनके लिए आज तक किया क्या गया? क्या उस परिवार को, क्या उस समाज को पूरी तरीके से हाशिए से निकालने में ये परिवार कामयाब रहा? और अगर नहीं, तो उस समाज का विश्वास अगर दूसरे दलों में और दूसरे गठबंधन में अगर होता है, तो इससे किसी को ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? और कल जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों में उस समाज से आने वाले लोगों के बारे में जिस तरीके से बातों को कहा गया है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है उस परिवार में, कि जो समाज आज तक कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर की तरह इनके साथ जुड़ा हुआ था, वो इनसे आज छटकने लगा है, इनसे दूर जाने लगा और दूसरे दलों में, दूसरे गठबंधनों में उनका विश्वास है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, कोई किसी के साथ बंधुआ मजदूर की तरह बना रहे, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता को पूरी तरीके से ये अधिकार है। और मैं तो खास तौर पर इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर ही लोगों को अपने राजनीतिक फैसले लेने चाहिए। मताधिकार जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास की सोच के साथ होना चाहिए। और अगर वो विकास की सोच अगर एनडीए गठबंधन दे रहा है, तो ज़रूर यादव समाज के लोग हों या मुसलमान वर्ग के लोग हों, वो जरूर उनके साथ जुड़े। ऐसा लग रहा है कि लालू यादव डर में है, किसी तरह के भय में है कि एक जाति को जो साथ लेकर चलते थे। भाई डर या भय उचित शब्द है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इनसिक्योरिटी जरूर महसूस हो रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मगही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।